नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर देते हैं। अलीगढ़ में कैदी ने न्यायालय की छत से लगाई छलांग। न्यायालय परिसर कोर्ट में मचा हड़कंप। कैदी की पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया था। जिला एवं सत्र न्यायालय अलीगढ़ थाना सिविल लाइन का यह मामला है। आगरा की तहसील किरावली में नहर कटान से किसानों के खेतों हुए जलमग्न। नहर की सफाई न होने से हुआ है नहर का कटान। नहर विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं किसान। औरैया के अंतर्गत पड़ने वाले गांव देईपुर में अन्ना जानवर की चपेट में आकर बाइक सवार 3 लोग घायल। हादसे में एक की मौके पर ही मौत, वहीं 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। ताजनगरी के वीवीआईपी रोड पर बने आरओबी पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित। जनता टीवी की खबर का हुआ बड़ा इंपैक्ट। ईदगाह बस अड्डे से खैरिया की तरफ जाने वाले आरओबी पर लगे हैं बैरियर। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में स्कूल की बस बंबा में गिरी। स्कूल वाहनों की घोर लापरवाही के चलते स्कूल वैन हुई हादसे का शिकार। बस में सवार 1 दर्जन से अधिक छात्र हुए घायल। बांदा में जीआरपी उप निरीक्षक जयकरण सरोज ने भारी पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान स्टेशन परिसर में मचा हड़कंप। वहीं जीआरपी उप निरीक्षक ने ट्रेनों के अंदर जाकर बुजुर्ग और महिला यात्रियों से बातचीत की। हरदोई में 2 ऑटो चालकों में भिड़ंत के चलते मारपीट की बात सामने आई। मामूली बात पर दोनों ऑटो चालक आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर उन्होंने हाथ और लात घूंसे भी चलाए। रायबरेली में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह फैली गंदगी शहर की पहचान बनती जा रही है। यही नहीं, मोहल्ले में भरे दूषित पानी से डेंगू जैसी संक्रमित बीमारियों के पैदा होने का भी खतरा बना हुआ। इन संक्रमण बीमारियों से बच्चों के स्वास्थ्य खराब होने की भी खतरा बना हुआ है। गोंडा में जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई महिला की 2.5 साल की बच्ची अस्पताल से अचानक से लापता हो गई। बच्ची के लापता होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी है। हालांकि देर शाम तक बच्ची का पता नहीं चल पाया। अलीगढ़ के इंग्राम इंस्टीट्यूट्स में क्लास टीचर्स की डांट से आहत हुआ छात्र। स्कूल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। छलांग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। अलीगढ़ में पीड़ित दिनेश यादव ने लिखित शिकायत जिलाधिकारी को देते हुए बताया, उनकी पत्नी का प्रसव सिकंदराव के सरकारी अस्पताल में हुआ था। उपचार के दौरान डॉक्टर ने 2 लाख रुपए लिए। पीड़ित ने अब जिलाधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। तो चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में वोट अपील करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए रामपुर में हो रहे बार बार उपचुनाव पर व्यंग कसते हुए कहा है कि देश के अंदर सबसे अधिक उपचुनाव हुए हैं तो उसमें रामपुर एक है। रामपुर में बार बार उपचुनाव होना विकास को बाधित करने जैसा है। मैं आह्वान करूंगा कि बार बार उपचुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। भाइयों बहनों, मुझे आज आप सबके सामने बताने में कोई संकोच नहीं कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वो फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय ले रही है। यहां के प्रतिष्ठानों के संरक्षण करने का दायित्व अपने ऊपर लेकर के बिना भेदभाव के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर के आगे बढ़ाए होते और अपनी जवान को भी नियंत्रित किए होते, तो मुझे लगता है कि बदजवानी व्यक्ति के लिए हमेशा दुर्गति का काम करती है। और मुझे लगता है कि यह आज भी हम उनसे यही कहेंगे।
और वे मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल सपा गठबंधन में जो आजमाइश लगातार जारी है, जहां एक और राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के बाद मुस्लिम, जाट, दलित, गुर्जर समाज को अपना वोट बैंक मानकर काम कर रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुस्लिम समाज में सेंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान लगातार मुस्लिम गांव में घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कम से कम ऐसी होगी 700-800 वोट। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, सब मिल गए, सब एक तरह से सब ऐसे रहते हैं, गडरे भी, पाल भी, कुमार भी, हम शानी भी, सब एक जगह मिलकर रहते हैं हम यहाँ पे। तो वोट किसको कोई जाएगी? सुकून, बिल्कुल बहुत बढ़िया सुकून है। संतुष्ट है आप सरकार से? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया है हम तो। बहुत जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? नसरुद्दीन नाम है। नसरुद्दीन जी, क्या लगता है विधानसभा उपचुनाव खतौली बड़ा टफ है? बीजेपी के सारे मंत्री यहाँ लगे हुए, खुद मुख्यमंत्री जी परसों आए थे, जयंत चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मौजूद है, सपा सभी लोग, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी यहाँ मौजूद है। क्या लगता है कितना मुकाबला खड़ा है और कौन यहाँ चांसेस है जीतने? देखिए, ये तो इलेक्शन है, जिस पार्टी का जो लीडर है वो तो आएगा तो ज़रूर, हर आदमी आएगा वोट मांगने, चाहे किसी भी उसका हो। लेकिन जो है ये सीट जो है बीजेपी की सीट है, बीजेपी की ही रहेगी। समर्थन करेंगे क्या? हाँ, समर्थन, इसका पूरा समर्थन है, इसीलिए तो आज बालियान जी को यहाँ बुलाया था, समर्थन देने के लिए ही बुलाया था। कैसा लगा आज मंत्री संजीव बालियान से मिलके? बहुत अच्छा लगा, आज पहली मर्तबा जो हमारे बीच आए तो अच्छा लगा। इससे पहले कभी हमारे बीच आए नहीं थे, तो दुख होता था कि भाई अपने जो है हिंदू समाज में आके चले जाते तो दुख होता था। आज हमारे बीच आए, अच्छा लगा। कहीं ना कहीं टीस होती है जब कोई मंत्री बीच में नहीं आता, तो आज वो दूर हुई है उससे। हाँ, वो दूर हो गई, जो हमारे अंदर जो या उनके अंदर गिले शिकवे जो गिले शिकवे थे वो जो है दूर हो गए। तो अब समर्थन बीजेपी को जाए? हाँ, बीजेपी को समर्थन। मेरे साथ कुछ हुआ साथी भी है जो, हाँ जी भैया, नाम क्या है? नाम क्या है? नहीं, बताइए बताइए, अपनी बात तो रखेगा कम से कम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान भाई, क्या लगता है खतौली विधानसभा का उपचुनाव? जी, क्योंकि यूथ जो होता है, यूथ भविष्य की पीढ़ी है, हम लोग खुद यूथ है, तो बड़े बुजुर्ग तो हो चुके हैं, वो समझदार है, बहुत कुछ समझाते हैं, जानते हैं, लेकिन यूथ के हाथ में बहुत कुछ होता है। देश की तरक्की में सबसे अग्रसर होता है, पलटता है हर चीज़ों को, अच्छी और बुरी को। तो क्या लगता है? जी, मुसलमान पिछली सरकारों से सेफ है इस सरकार में। जो पहली सरकार हुआ करती थी उसमें रेजनी ज़्यादा थी, तो उसमें मोमडनों के ही नाम आया करते थे। जगह बार बार पुलिस का आना जाना गांव में लगा रहता था, मगर जब से सरकार बनी तो सारा भ्रष्टाचार, रेजनी और जो कुछ भी है सब क्राइम खत्म हो चुका है 0% पे। तो भविष्य अब जो है उज्जवल है आने वाले युवाओं का, क्योंकि इन चोरी चकारों में सब में बंद हो चुकी हैं। जो थे वो भी फंसते थे, जो नहीं थे वे भी फंसते थे, पीड़ा होती थी उस चीज़ से। उस चीज़ से तो अब बिल्कुल क्राइम साफ है और आने वाला भविष्य उज्जवल है। तो जैसे मदन भैया कह रहे हैं मैं बहुत कुछ करूंगा, जयंत चौधरी कह रहे हैं मैं बहुत कुछ करूंगा खतौली के लिए, ये तो उड़न खटोले हैं, आएंगे और चले जाएंगे। ये जमीनी नेता हैं हमारे डॉक्टर संजीव बालियान, ये हमारे बीच में रहते हैं, इनके पास हम जाते हैं, प्रधान जी के साथ भी जाते हैं, बहुत गौर फिक्र से बात भी सुनते हैं हमारी, और अच्छा रिस्पांस उसका जो काम जिसके लिए किया है वो काम करते भी हैं। हमारे गांव में लाइटों का कार्य हुआ है, ये सड़क बनी है, हाईवे सब इस संजीव बालियान जी के इनसे ही बनी है, बहुत ही अच्छी है। इस खतौली विधानसभा में 3 जाति सबसे महत्वपूर्ण रखती है चुनाव को पलटने में, जाट, दलित और मुस्लिम। अब मैं मुस्लिम गांव में खड़ा हूं, मुस्लिम प्रधान है यहाँ के, और संजीव बालियान का जोरदार स्वागत किया है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है, जो बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर है, संजीव बालियान के कामों से खुश है, विकास कार्यों से खुश है, क्राइम रुका है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, जो लोग परेशान होते थे बेवजह के मुकदमों से उनसे दूर हुए, तो यूथ भी खुश है। और वे रामपुर में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद जयप्रदा ने जनता पार्टी के आकाश सक्सेना के समर्थन में जनता से वोट की अपील करती हुई नजर आई हैं। रामपुर उपचुनाव को लेकर जनता टीवी के रिपोर्टर सुरेश कुमार ने जयप्रदा से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा वो देख लेते हैं। बीजेपी की जयप्रदा जी, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का इलेक्शन है और बीजेपी को समर्थन किस तरीके का मिल रहा है। जय जी, आपका जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार आजम खान लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, महिलाओं पर भी किया है, क्या करेंगे? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि आजम सुधरेंगे नहीं, क्योंकि जो आजम सत्ता से घमंड दिखाते थे, लोगों को मतलब जुल्म करना, गरीब लोगों के जो ज़मीन की छीनना, ये सारे जो है गरीब लोगों का, गरीब मुसलमान भाइयों का एक अभिषेक है। लोग
आज़म का जो अभी भी कद्दावर नेता मानते हैं, लेकिन ऐसे जो उनके बयान को देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है कि बच्चे पैदा होने से पहले आज़म का परमिशन लेना है, ये कुदरत का देन है। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? अल्लाह से ज़्यादा आप अपने आप को मानते हैं और ऊपर अल्लाह और नीचे आज़म खान। ये अल्लाह से कोई तोल मोल नहीं करना चाहिए। आज़म जो है अपने ज़मीन पर पैर रखे और सोचे कि आज़म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, किस स्थिति में वो आज वोट देने के लायक भी नहीं बने हैं। ये अफसोस नहीं तो क्या है? आपने कई जनसभाएं की और बीजेपी के लिए भी समर्थन किया है। जी आपने कई जनसभाएं की और आकाश सक्सेना के लिए समर्थन किया। जी बिल्कुल सिद्ध किया था, क्योंकि मैं रामपुर के 2 बार सांसद रही। मुझे चप्पा चप्पा पता है। लोग मुझे दीदी से कम नहीं बोलते हैं, मुझे प्यार देते हैं। और मैंने भी वैसे ही लोगों के लिए, मैं जब सांसद रही तो मैं सब कुछ उनके लिए, जो कुछ भी चाहिए, बड़े बड़े पुल से लेकर, पुलिया से लेकर, सड़कों से लेकर अस्पताल में उनके व्यवस्था करवाना, वो सब जो है मैंने करवाई। तो आज मेरा हक बनता है। और बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको, आकाश सक्सेना को मैं अपील करती हूँ कि बड़े तादाद में वोट दें और जिताएं। इस बार एक इतिहास बदलेगा। जी, हमारे साथी पूर्व सांसद बीजेपी की जया प्रदा जी, उन्होंने कहा आजम खान की जिस तरीके की जो नौटंकी है या बातें हैं वो काम नहीं आएंगी और इस बार इतिहास जरूर बदलेगा, बीजेपी के सांसद जरूर जीतेंगे। रामपुर से सुरेश कुमार, जनता। और वही मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। हर कोई दल अपनी ताकत झोंक रहा है ताकि उपचुनाव में जाति सुनिश्चित की जीत जो है वो सुनिश्चित की जा सके। एक तरफ बीजेपी से रामकुमारी सैनी है तो दूसरी तरफ सपा से आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया मैदान में हैं। लेकिन चुनाव में आम लोगों की क्या राय है वो देख लेते हैं। खतौली विधानसभा का उपचुनाव पूरे समाप्त पर है और केवल 2 दिन रह गए हैं मतदान को लेकर। पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है, तो वहीं मतदाताओं में भी खासा रोष और जागरूकता दिखाई दे रही है अपने अपने प्रत्याशी को लेकर। हमारे साथ चौराहे पर कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं कि ये जो उपचुनाव है खतौली का किस ओर जा रहा है। जी क्या नाम है सर? धन सिंह जी, 5 तारीख में मतदान होना है, बीजेपी और विपक्ष आमने सामने, क्या लगता है आपको? देखो जी, नलके का ही लग रहा है यहाँ तो। अच्छा, ये कौन सा गांव है? गांव सटेडी। तो नल का लग रहा है आपको यहाँ से? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? नल का ही लग रहा है। लड़का ही लग रहा है। कौन है प्रत्याशी, कौन है? मदन भैया जी। मदन भैया है, तो नलके पे ही जाएगी। जी जी, आपका नाम? हमें तो 50-50 लग रहा है दोनों तरफ से। नाम मेरा शांति प्रकाश है। अच्छा, जैसे कि दोनों ही प्रत्याशी है, कोई अच्छी छवि नहीं है। हाँ। जैसे कि मदन भैया है, इनका भी हमने रिकॉर्ड देखा था, जैसे कि हम पढ़े लिखे हैं। हाँ। कोई ऐसी खास छवि नहीं है। उनका भी देखा था, एक हिस्ट्री, वो एक गैंगस्टर है और सजाता है। और जैसे अभी विक्रम सैनी की जो घरवाली को पर्चा दिया है ना बीजेपी वालों ने, ये कहते हैं कि बीजेपी हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। और इन्होंने परिवारवाद को ऐसा बढ़ावा दिया है कि जैसे कि उनके जो हस्बैंड है, पति है विक्रम सैनी, वो सजाता है। पर्चा कैंसिल होने का कारण ये है कि जो चुनाव हो रहा है और उसके मद्देनजर देखते हुए ये बीजेपी ने उस पर उसकी घरवाली को पर्चा दिया। कोई और कैंडिडेट भी तो आ सकता था। क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो मेरा तो इस चुनाव के प्रति कोई रुझान नहीं है और ना मैं किसी को अच्छा प्रत्याशी मान रहा हूँ। तो मेरा तो 5 तारीख में मतदान करने तो जाएंगे? मतदान करने का आप बताएं किसको दे वोट? कोई भी चेहरा हमें सही नहीं लगता लोकतंत्र के हिसाब से। वैसे ये संवैधानिक रूप से भी गलत है। अगर कोई हमारे परिवार में कोई ये पर्चा कैंसिल हो रहा है और फिर हम उसी को उसकी घरवाली को पर्चा दे रहे हैं तो ये परिवारवाद को बढ़ा रहा है और मैं इसकी बहुत उससे मतलब निंदा करता हूँ। तो वोट डालने तो जाएंगे? वोट डालने जाएंगे, पर ये इलेक्शन अच्छा नहीं लगा। तो क्या लगता है आपको, कौन यहाँ पे किस तरह का है? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, चौंकाने वाले नतीजे होंगे। चौंकाने वाले नतीजे होंगे। हाँ जी। जी भैया, आपका नाम क्या? मोहम्मद सादिक नाम है। साकिर भाई, किस तरह का चुनाव लग रहा है? चुनाव तो दोनों ही तरफा रख रहा है। वैसे हमारे यहाँ मदन भैया चल रहा है ज्यादा। कितनी जनसंख्या आपके गांव में? 3-4 हज़ार के आसपास। मिश्रित आबादी है? हाँ। अच्छा,
तो क्या नतीजे किस तरह के लगेंगे 5 तारीख के बाद? नतीजे तो रुझान तो दोनों ही तरफ है, वैसे हमारा तो मदन भैया की तरफ ज़्यादा रुझान है। आप मदन भैया को जी जी आपका नाम भैया? जी मोहम्मद ईशान। मोहम्मद जीसान, किस तरह का माहौल गाँव सटेडी के अंदर है? कोई माहौल तो बराबर सही है दोनों का, तो 50-50 हो रहा है इनका। और रुझान जो हमारा है वो जी मदन भैया की तरफ है। अच्छा, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप वोट 5 तारीख में डालने जाएंगे? मुद्दे तो इनका जी जो है, देखो ये कहीं से कहीं लोग, आप रोड देख लो ये बनना 4 साल हो लिया, 8 लोग ने बना नहीं। क्या करेंगे जब वोट देंगे उन्हें, तो इसलिए आपका नया कैंडिडेट देख रहे हैं मदन भैया को। मदन भैया खतौली विधानसभा उपचुनाव, विक्रम सैनी के धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी व विपक्ष का जो प्रत्याशी है मदन भैया। सर, क्या लगता है खतौली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जीतेगी जिसमें, तो क्या थोड़ा सा बताएंगे क्या कैसे? ये हमें नहीं पता, हम तो योगी को वोट दे दी, अच्छा, बस हम तो योगी जाने। प्रत्याशी विक्रम सैनी 5 साल रहे, आपके 6ठे साल बने सदस्यता रद्द हो गई। हमारे यहाँ आई नहीं, कुछ करा नहीं, हम फिर भी वोट नहीं देंगे। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? गाँव से रेडी सटेडी के रहने वाले हैं आप? अच्छा, तो बीजेपी को ही वोट देंगे? बिल्कुल। अच्छा, क्या विकास किसी तरह का गाँव में? विकास नहीं जानते, वोट बीजेपी की है बस। वोट बीजेपी को जाएगी और कुछ भी हो योगी जी के नाम पे वोट जाएगी। जी नमस्कार। नमस्कार क्या नाम है सर? नरेश कुमार। नरेश जी, खतौली विधानसभा का चुनाव है, 5 तारीख को वोट डालनी है, किस तरह का माहौल आपके गांव में? यहाँ तो भाजपा का सारा। अच्छा, टोटल भाजपा का। अच्छा, बहुत कम हो जाएगी। तो बीजेपी को वोट जाएगी? बिल्कुल पक्की जाएगी जी। कितनी आबादी है गांव सटेडी की? नहीं 3300 वोट। 3300 वोट है। 3300 वोट। अच्छा, सभी मिश्रित आबादी है। हाँ 2000 करीब चली जाएगी। 2000 बीजेपी पे जाएगी। क्या लगता है सर, कौन जीतेगा, मदन भैया और राजकुमार? अपनी अपनी पार्टी का वो लग रहा है, वो कह रहे वे जीतेंगे, हम कह रहे हम जीतेंगे। अच्छा, क्यों भाई? पूरा जोश है सर उपचुनाव को लेकर? हाँ बढ़िया चुनाव है। वोट बनी हुई है आपकी? हाँ जी वोट बनी हुई है। क्या लगता है? बीजेपी को देंगे जी हम तो। क्या नाम है आपका? गौरव नाम है। हारो चाहे जीतो वोट जाएगी बीजेपी को। जीतेगा जी आपका? धन सिंह। क्या लगता है सर? अजी बीजेपी जीतेगी, आना कोई आने का वोट। अच्छा, हाँ बीजेपी ही जीतेगी? हाँ, यहाँ ना बीजेपी को ही वोट देंगे? उसे ही जाएगी। अच्छा, क्या विकास, कुछ क्या मुद्दे आपके हैं, क्या अजी चाहते हो हैं? या ना हो जाएगी योगी को, वोट तो योगी को जारी। योगी को जा रही है। अच्छा बेटा पीछे हो जाओ। जी आपका नाम? चमन सिंह है। चमन सिंह जी, क्या लगता है माहौल इस वक्त? बीजेपी का ही है माहौल, तो अच्छा, काम भी कर रही बीजेपी, अच्छा, जीतेगी भी बीजेपी। काम करो या ना करो, नहीं, काम तो कर ही रही बीजेपी। योगी की है। अच्छा, कहते हैं कि आपका जो विधायक है विक्रम सैनी बड़बोला है, गलत व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। ठीक करे काम तो। अच्छा, हाँ काम ठीक करा सब कुछ। काम ठीक कर रहे हैं। हाँ पक्का मन बना लिया पक्का बीजेपी आवेगी बीजेपी, और कोई है भी ना सामी। मदन भैया को लेकर क्या लगता है? ये मतलब किसी का और मतलब ही नहीं उठता, कुछ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता किसी का और आने का, सिवाय बीजेपी के और कोई नहीं आवे। तो जैसा जोश बना हुआ है लोकदल के अंदर इस वक्त, जयंत चौधरी गली गली गांव गांव में जा रहे हैं। हवा भी नहीं आती, हवा भी नहीं आती किसी को। अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ आपका पूरा नाम क्या है? चमन सिंह है। नहीं, मतलब कौन सी बिरादरी से आप बोला? राजपूत है। राजपूत है आप? राजपूत में भी थोड़ा रोष था बीजेपी को लेकर, प्रदीप ने टिकट भर। बीजेपी को ही जीताओगे सब, कोई भी आओ से जीताओगे बीजेपी को। हाँ जोशो रोष लोकदल में भी और बीजेपी में बराबर आ रहा है। ऊट किस करवट बैठता है ये समय बताएगा। 5 तारीख को वोट डालेंगे, 8 तारीख को मतगणना है, तो 8 तारीख में पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, आम जनता में पूरा विश्वास बनाया है कि हम मदन भैया को वोट देंगे। तो इसलिए आपका नया कैंडिडेट देख रहे हैं मदन भैया को, मदन भैया को वोट देंगे। तो चौंकाने वाले नतीजे होंगे या कुछ वही पुराना? वही है जी, 50-50 चांस है, पता नहीं अब किसका पलड़ा भारी हो जाए। जी आपका नाम? मोहम्मद शाकिब। साकिब भाई, वोट बनी हुई है जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी हो गई 24 साल। अच्छा, कितनी बार आप तक वोटिंग कर चुके हो? मैं जी विधानसभा की भी डल ली है, लोकसभा की भी, और सभी की डल ली मैंने, प्रधानमंत्री CM PM सबकी डाल दी जी। क्या लगता है आपके गांव में किस तरह का माहौल है खतौली विधानसभा को लेकर? भाई जी हमारे गांव में तो है मदन भैया का ही रुझान है ज़्यादातर, सभी 36 बिरादरियों में सभी का मदन भैया का रुझान चल रहा है। जोश है पूरा? जी बिल्कुल। किसी तरह का कोई रोष भी है आपके अंदर? हाँ इंशाल्लाह, जोश भी, जज्बा भी, रोष भी, हर चीज़ से। रोष किसके प्रति है? रोष तो जी बस हम मदन भैया के ही हैं। नहीं, मतलब गुस्सा, रोष मतलब गुस्सा किसके प्रति है?
अच्छा, गुस्सा गुस्सा तो बस हाँ, किसी से गुस्सा है ही नहीं, क्या गिल्ला शिकवा करे किसी से। लेकिन लोकदल गठबंधन चल रहा है आपके क्षेत्र हाँ जी, गठबंधन। में। ये हम गांव सेठेड़ी में खतौली विधानसभा के उपचुनाव में नुक्कड़ पर खड़े हैं और लोगों में एक जागरूकता है। जी भैया आप बताइए, बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, आपको क्या लगता है? हम तो मदन भैया का लगा जी, उसका बहुत तगड़ा। अच्छा मदन भैया होंगे इंशाल्लाह। अच्छा आपके गांव में आए कन्वे सिंह करने के लिए? हाँ, कल आए थे, बहुत तगड़ी बात। आपने देखे नहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे छाई पड़ी। तो बीजेपी का कैंडिडेट भी आया आपके यहाँ? बीजेपी के नहीं आए, RLD जान भाई मदन भैया आए थे। हाँ अच्छा बीजेपी वाले आते ही नहीं आपके यहाँ? बीजेपी वाले नहीं थे, आपके यहाँ नहीं आते गाँव में? उनका ममदन को वोट नहीं चाहिए। अच्छा ममदन की वोट नहीं चाहिए, आप वोट देने के लिए तैयार हो? बस बीजेपी नहीं वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जब आएंगे तो भी नहीं देंगे। जब मतलब देने से पहले कहते हैं इनकी वोट नहीं चाहिए, तो फिर देख क्या फायदा, तुम ही बताओ। नहीं नहीं आपने बोला नहीं आते नहीं है, तो क्या अगर आएंगे तो देंगे? आज तक भी नहीं आए वोट मांगने। आगे आएंगे तो देंगे? नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, अब नहीं देंगे जी। ये रोष है, गुस्सा भी है, लेकिन अपने प्रत्याशी के लिए जोश भी बना हुआ है। ऊँट किस करवट बैठता है ये समय बताएगा। 5 तारीख को वोट डालेंगे, 8 तारीख को मतगणना है, तो 8 तारीख में पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, आम जनता में पूरा विश्वास बनाया है कि हम मदन भैया को वोट देंगे और हम बीजेपी को वोट देंगे। कुछ का कहना है कि योगी जी को ही वोट देंगे चाहे हो कुछ भी जाए। तो वहीं मुस्लिम मतदाताओं ने भी पूरा मन बना लिया है कि विपक्ष को जिताना है, गठबंधन को जिताना है और नलके को ही जिताना है। हम दिखाएंगे आपको लगातार गांव के नुक्कड़ से जनता टीवी पर कि क्या है मतदाता का रुझान। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। और वहीं योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व सांसद सुनील जाखड़ को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राणा गुरमीत सोडी और मनोरंजन कालिया और साथ ही अमनजोत कौर, ये तमाम लोग इनको सदस्य बनाया गया है। बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस से आए जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। और वहीं विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के सरकारी आंकड़े सामने रखे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा है कि महिलाओं के साथ हमेशा अन्याय होता है और जब तक सरकार जवाबदेही नहीं होगी तब तक अन्याय होता रहेगा। हम लोग 2014 से स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। कुछ समूह तो हमारे 2002 से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन 2014 से हम लोगों को काम मिल चुका था। देखिए, टेक होम राशन एक ऐसी स्कीम है जो कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार लेकर आई थी। उत्तराखंड में हरीश रावत जी इसे 2014-15 में लेकर आए थे और महिलाएं इससे सशक्त हुई थी। 164 सेल्फ हेल्प ग्रुप से, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाएं और उसके आगे इनसे इनडायरेक्टली करीबन टोटल आप लगा ले 1 लाख जुड़े हुए हैं। और आते गल्ले की दुकान से चावल और गेहूं बांटा जाएगा। तो पौष्टिक आहार जिन बच्चों को दिया जाता था, जो धात्री माताएं थी, जो गर्भवती माताएं थी, उनको बंद कर दिया जाएगा। और वहीं बीजेपी के 2 दिन के विधानसभा सत्र को लेकर हरिद्वार देहात से विधायक अनुपम रावत ने पीसी कर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अनुपम रावत ने आक्रोश जताते हुए कहा कि उनकी क्षेत्र की जनता ने कई समस्याएं उनको बताई थी और सत्र के लिए उन्होंने कई सवाल भी लगाए थे। देखिए, मैं एक नई सदस्य हूँ जो निर्वाचित होके अपने विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण से यहाँ पर पहुँची हूँ। मैं अपनी देवतुल्य जनता का धन्यवाद करती हूँ। हमको कई प्रदेश की हमारे पे जिम्मेदारी है, जो प्रदेश के इश्यूज हैं, हमारी अपनी विधानसभा अपनी क्षेत्र के इश्यूज हैं। जब सत्र चलता है उससे पहले हमारे क्षेत्र के लोगों की अगर मैं बात करूँ तो वो फ़ोन करते हैं। हम जब अपने क्षेत्र में होते हैं हमें कहते हैं कि हमारा ये इशू उठाइएगा। उन्होंने हमें इसलिए तो चुनकर भेजा प्रतिनिधि बना के सदन में कि हम ये सवाल पूछें, हमें जवाब मिले। लेकिन जब सत्र ही पूरी तरीके से आहूत नहीं होगा, जो दिन तय है वो नहीं होगा। और वहीं नैनीताल जिले में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए 57 लाख की लागत से 23 रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज ये बनाए गए हैं, जिनकी शुरुआत ब्लॉक कार्यालय के पास लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज से ये की गई है। सीडीओ डॉक्टर संदीप तिवारी ने
ब्लॉक कार्यालय हल्द्वानी में निर्मित रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।